अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिप्टो करेंसी यूँ तो शायद आपके लिए ये नया लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ऐसी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे जो शायद आपने पहले ना जानी हो या क्रिप्टो करेंसी की इस एंगल को पहले ना समझा हो। एक आम आदमी के लिए क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, इस हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी करेंसी तो आप में और आप सब जानते हैं, तो करेंसी तो ये लफ्ज़ बिल्कुल वही है जो करेंसीज अभी हम पाकिस्तान में रुपया है, इंडिया में रुपया है, दिनार है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है। जिस तरह हर मुल्क की अपनी करेंसी है, सो इज़ द केस विद क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो इटसेल्फ जो लफ्ज़ है, क्रिप्टो के मीनिंग होते हैं हिडन, हिडन सीक्रेट। अब ये हिडन और सीक्रेट कैसे है, ये आगे चल के हम डिटेल में जब देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि क्रिप्टो लफ्ज़ क्यों यूज़ हुआ हुआ इसका। अच्छा, इस करेंसी की पहली और इम्पॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि ये करेंसी लाइक अदर करेंसीज कैसे मुख्तलिफ है। दो बड़े फ़र्क आपने जहन में रखने। दूसरी जितनी भी करेंसीज हैं, हर करेंसीज को कोई ना कोई मुल्क ऑन करता है और वो मुल्क ही उसी करेंसी को रेगुलेट करता है। रुपया पाकिस्तान की करेंसी है तो पाकिस्तान रेगुलेट करता है, यूएस डॉलर की डॉलर करेंसी है तो यूएसए उसको रेगुलेट करता है, पाउंड यूके की करेंसी है तो यूके उसको रेगुलेट करता है। हर मुल्क अपनी करेंसी को रेगुलेट करता है। क्रिप्टो करेंसी किसी एक मुल्क की नहीं है और किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है और कोई एक इसको रेगुलेट नहीं करता। इसको सिस्टम ऑफ कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स फैसिलिटेट करते हैं और इसका कोई सेंट्रलाइज रेगुलेटर नहीं है। पहला और इम्पॉर्टेंट फ़र्क। दूसरा, ये फिजिकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती और ये करेंसी सिर्फ डिजिटली एग्जिस्ट करती है। डिजिटल कैसे एग्जिस्ट करती है उसका आसान तरीके से समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह हम जब शॉपिंग कर रहे थे, अगर 5-7 साल पहले अपने ही पाकिस्तान में आप देखें तो आपकी शॉपिंग के लिए एक ही मोड होता था कि आप शॉपिंग स्टोर पे जाते थे, हाइपर स्टोर पे जाते थे, ई कॉमर्स पोर्टल पे अगर जाते थे तो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन जो कभी भी मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन अभी एक और एवेन्यू आपके पास आ गया है। आपके पास मोबाइल डिजिटल ऐप है जिसके अंदर वही अमाउंट फिजिकली मौजूद नहीं होती, डिजिटली मौजूद होती है और आप डिजिटली क्लिक करके वही अमाउंट जो 25-50 हज़ार फिजिकली नोट काउंटिंग करके एक शॉपकीपर को देते थे या एक स्टोर को देते थे या एक हाइपर स्टोर पर पेमेंट करते थे, वही चीज़ आप डिजिटल ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं और वो उसको इक्वली एक्सेप्टेबल होती है। तो यही करेंसी हमारी भी फिजिकल के बजाय पैरेलल डिजिटल एग्जिस्ट करती है। मोबाइल ऐप के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग डिजिटली करेंसी को पे किया आपने। यही है ना कंसेप्ट, डिजिटल आपने पे किया वही करेंसी, रुपया फिजिकली पे नहीं किया बल्कि आपने डिजिटली पे किया। तो डिजिटल की रेलेवेंसी तो इस तरह है कि क्रिप्टो करेंसी फिजिकल सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये डिजिटली एग्जिस्ट करती है और इसके डिजिटल एक्सचेंज अकाउंट्स होते हैं। बिल्कुल आप बैंक अकाउंट की तरह किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के पास डिजिटल अपना करेंसी का अकाउंट खोलते हैं और आप उसको डिजिटली ऑपरेट करते हैं। तो प्राइमरीली हमने इसको समझा कि इसमें दो बड़े डिफरेंस हैं। एक तो ये डिजिटली एग्जिस्ट करती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और दूसरा इसको कोई सेंट्रली रेगुलेट नहीं करता, कोई एक मुल्क इसको ऑन नहीं करता। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। यूँ तो इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, 1983 से इस सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल मूवमेंट्स की बाज़ गश्त रिसर्च चली आ रही थी। इसमें एक बड़ा मसला था जो हल नहीं हो रहा था, वो था इस करेंसी की रीयूटिलाइजेशन या डुप्लीकेशन। यानी सॉफ्टवेयर की दुनिया में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये मसला जाके हल होकर नहीं दे रहा था। 2008 में एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक बंदे ने, जो कि टू समहाउ अभी तक एक फर्जी नाम से तो हम इसको जानते हैं, लेकिन मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका कोई प्रॉपर मतलब एविडेंस नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल था, ये एक बंदा था। साटोशी नाकामोटो के नाम से एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक बंदा है। इसने 2008 में एक वाइट पेपर इशू किया जिसने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेट करने की कोशिश की थी और ये हिंट दिया था कि एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड करेंसी को मैं लाना चाह रहा हूँ या हम लाना चाह रहे हैं जिसको जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा और जो जनरल पब्लिक होगी वो खुद ही उसको सेल परचेज रेगुलेट करेगी। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी और कोई भी इसको इन्फ्लेट या डिफ्लेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं करेगी। देखो ना, आप एक सेंट्रल मुल्क
के तौर पे देखें, पाकिस्तान में रुपया अगर ज़्यादा प्रिंट होता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। यूएस डॉलर भी इसकी वैल्यू ऊपर नीचे करने के लिए यूएस डॉलर प्रिंट कर सकता है। उसने ये आइडिया दिया था कि इस करेंसी को कोई भी ना तो प्रिंट कर सकेगा, ना क्रिएट कर सकेगा, ना डिजिटली क्रिएट कर सकेगा। वो तमाम लोग ही इसके ऑनर होंगे, वही इसको चलाएंगे, वही इसको ऊपर लेके जाएंगे, वही इसको नीचे लेके जाएंगे। तो सतोशी नाकामोटो साहब जो हैं वो 2008 से 2009-10 तक तो प्रेस और न्यूज़ की हद तक तो रहे, उसके बाद से वो गायब है। अच्छा, लेकिन वो जाते जाते ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और यूँ कहें कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर एलिमेंट दुनिया को दे गए हैं, या अभी भी वो जिंदा है। अब इसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अभी हो ये रहा है कि ये बिटकॉइन जो नाम हम सुनते हैं, क्रिप्टो के फौरन बाद एक नाम आता है बिटकॉइन। देखिए, क्रिप्टो एक कंसेप्ट है डिजिटल करेंसी का, लेकिन पायनियरली यानी इनिशियली जो करेंसी डिजिटली फ्लोट की गई वो तो बिटकॉइन थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली तो अब थाउजेंड्स ऑफ बिट करेंसीज, अब कोई एक करेंसी नहीं है बिट करेंसी, तो बहुत ही वेल नोन किस्म की हैं। वहाँ बिटकॉइन के बाद अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अब तो लाइट कॉइन है, एथेरियम है, नंबर ऑफ मतलब करेंसीज आर देयर। रिपोर्टडली इस वक्त 15-17,000 अप टू 25,000 रिपोर्टडली क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करते हैं और वेरियस एक्सचेंज इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी चीज जो क्रिप्टो करेंसी से बहुत ही रेलेवेंट, बिटकॉइन तो मैंने आपको बताया इसकी प्राइमरी और पायनियर करेंसीज में से एक है, तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर वही क्रिप्टो का जब भी नाम आता है बिटकॉइन का नाम आता है, लेकिन इथेरियम, डॉज कॉइन, लाइट कॉइन, बहुत सारी करेंसीज हैं। प्राइमरीली आप बिटकॉइन को ही समझ लीजिए, वन ऑफ द डिजिटल करेंसी, वेरी रेलिवेंट और वेरी बेसिक टू क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, जैसे क्रिप्टो का नाम आता है, इससे रिलेवेंट एक और टेक्नोलॉजी है जो सारी की सारी गेम चेंजर है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये कंसेप्ट एक्चुअली पॉपुलर ज़्यादा इसलिए हो गया कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट, एफिशिएंट और सिक्योर है कि क्रिप्टो पे तो दुनिया डिस्ट्रीब्यूटेड है ओपिनियन पोल्स में कि लेजिटिमेट करें, लीगल है, इलीगल है, इसमें अच्छाई है, बुराई है, प्रॉस हैं, कॉन्स हैं, लेकिन सारी की सारी दुनिया अगर किसी एक पॉइंट पे एग्रीड है तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी, उसकी सिक्योरिटी, इस पर कोई दो राय नहीं है किसी भी मुल्क में। अच्छा, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है इस डिजिटल करेंसी को जो मैनेज करती है। मुख्तलिफ, आसानी के लिए आप समझ लीजिए, मुख्तलिफ एक्सचेंज, मुख्तलिफ बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स एज सर्वर इस करेंसी को डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी के तहत मैनेज कर रहे हैं। यानी डिसेंट्रलाइज्ड लेजर कैसे होता है? देखिए, आप बैंक की एग्जांपल लीजिए, आप पाकिस्तान की एग्जांपल लीजिए। पाकिस्तान की जो रुपया करेंसी है ना, वो सेंट्रल बैंक का एक टेक्निकली लेजर है, और फिर हर बैंक अपने आप में एक लेजर मेंटेन कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड लेजर है ये। इसमें होने वाली हर एंट्री उस सेंट्रलाइज्ड लेजर के थ्रू घूमती है और दैट्स इट। इसमें उस सेंट्रलाइज्ड लेजर में ह्यूमन इंटरवेंशन भी है, डिलीट भी हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है, एरर भी आ सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जो कंसेप्ट है उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है कि चूंकि एक नंबर एंड मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम इसको ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं और इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो इसमें गलती की गुंजाइश, डुप्लीकेशन की गुंजाइश, इररिलेवेंट एंट्री की गुंजाइश सिरे से नल एंड वाइड है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। साइंटिफिक तरीके से टेस्ट किया गया ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, ये श्योर करता है 110% कि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो चूँकि मुख्तलिफ पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स इसको ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं, एक जब सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन जब हिट करती है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं। एक ने अगर मेल फंक्शन किया भी है, दूसरा उसको रिजेक्ट करता है। जब तक सारे के सारे उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो एंट्री नल एंड वाइड होती है। अच्छा, अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने ये समझ लिया कि क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है, हमने ये समझ लिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये बेस करती है, हमने ये समझ लिया कि इसको कोई भी सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है और मुख्तलिफ पावरफुल कंप्यूटर, मुख्तलिफ एक्सचेंज ऑफ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के नाम से काम करते हैं। उसको वो इसको रेगुलेट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, और इसकी तमाम मैनेजमेंट इन एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू हो रही होती है। आप भी अगर क्रिप्टो एक्सचेंज की अकाउंट खोलेंगे तो उसमें सेल परचेज उसी पर आपको अल्टीमेटली ज़रा बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, और दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हमने कहा डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, तो वहाँ पर एक और बात भी है। इसकी एंट्री का ओरिजिन यानी इसका सेलर और परचेजर सवाए इन दो के कोई नहीं बता सकता। इसमें सीक्रेसी और एनोनिमिटी का ये आलम है
कि कोई नहीं बता सकता कि इसका ओरिजिनेटिंग और एंडिंग इन परचेजर और सेलर ये कौन है, किधर एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया के किस कोने में है और अमाउंट वहां से निकली तो गई कहाँ। तो भाई लोगों, यही वो पॉइंट है जिस पर दुनिया इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड है। चूंकि इसमें ये वाला जो रिस्क है वो इतना हायर है कि इसके थ्रू तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इललिजिटिमेट मनी, इलीगल एक्टिविटीज़, वो तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इसके थ्रू तो बहुत आसान हो जाएंगी। आप पाकिस्तान में बैठे की एंट्री घुमाएंगे और दूसरा साउथ अफ्रीका, कनाडा और फ्रांस में बैठा हुआ दूसरा बंदा दूसरी एंट्री घुमाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड हो रही होंगी। यही वो रीज़न्स हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको बैन किया हुआ है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान भी उनमें से एक कंट्री है जिसने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज ना तो लीगल टेंडर है और ना इसको ट्रांजैक्शंस करने की परमिशन है, बल्कि बैंकों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपके अगर अकाउंट होल्डर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व हैं तो आप उनका अकाउंट मॉनिटर करें, उसको ब्लॉक करें, उसको रिपोर्ट करें। तो जो भाई ये सोच रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी में एट द मोमेंट अगर आप कोई आइडिया है ऐसा, उसको ड्रॉप कर दें फॉर दैट टाइम बीइंग। जिस कंट्री में आप रह रहे हैं जहाँ पर ये लीगली नहीं करार दी जाएगी, ना लीगल टेंडर है, ना इसमें लीगल प्रोटेक्शन है, उल्टा इसको ये कहा गया है कि ये एक इलीगल एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी अगर बैंक अकाउंट आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन राउट होगी। और आप ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे आपको एक बैंक अकाउंट ज़रूर चाहिए होगा इस ट्रांजैक्शंस को फीड करने के लिए। देखिए ना, क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट फीड करने के लिए इनिशियली कहीं आपको पैसे तो डालना है ना, उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी सेल, परचेज, ट्रेडिंग जो भी करते रहेंगे। अच्छा, अब अगले एस्पेक्ट की बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये बैन है तो ये तो तय हो गया। इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शंस करने पे, इसको ट्रेड करने पे इंडिया ने पाबंदी नहीं लगाई। आप कह सकते हैं कि वो इम्प्लाइड है। समहाउ उसने कहा कि लीगल टेंडर तो नहीं है, लेकिन आप ट्रांजैक्शन, अगर आप जनरल पब्लिक ट्रांजैक्शन करना चाहती है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह यानी मिक्स है स्ट्रक्चर कुछ दुनिया में है जिधर लीगल टेंडर तो नहीं है लेकिन आप चला सकते हैं। कुछ ने कम्प्लीटली बैन किया हुआ है। कंप्लीट बैन कंट्रीज़ में चाइना भी मौजूद है। चाइना ने भी इसको बड़ा स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है कि जी नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अभी यानी हमने समझ लिया कि डिजिटल करेंसी है, इसमें फ्लक्चुएशन और इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में इसमें तो एक बहुत ही बड़ा कैच है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ तो जस्ट 4 ईयर बैक अगर आप रिवर्स गियर में जाएं तो 2017 के इर्द गिर्द, 17 में एग्जैक्टली, ये बिटकॉइन की वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू जो थी वो थी $1000 और उस वक्त डॉलर था 120 रुपये का। अब आप मान लीजिए कि अगर उस वक्त में आपने एक बिटकॉइन लिया होता 120 रुपये के हिसाब से $1000 का, तो आपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते। 2021 में यानी 4 साल बाद इसने अपनी ऑल टाइम हाइट को टच किया था बिटकॉइन ने। दैट वाज $67,000 यानी वो $1,000 कितने पे पहुंच गया था? $67,000। आप आसान तरीके से यूँ भी समझ सकते हैं कि आपने अगर 1,20,000 उस वक्त लगाए होते तो वो सिर्फ 1,20,000 4 सालों के टाइम पीरियड में 1.5 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी कहलाते। यानी 1,20,000 के हिसाब से कितने पे जाते हैं आप? 1.5 करोड़। ये है इसका इन्वेस्टमेंट स्पाइक, यानी इसकी हाइट ये है। लेकिन अभी आपने एक साइड देखिए। अब आप ये सोच के कूदना पड़ना इसमें कि यार इसमें तो रातों रात अरबोंपति बन जा सकते। यानी 1,20,000 के बजाय आपने अगर 10-12 लाख डाले होते तो 1 लाख का अगर 1.5 करोड़ बनता है तो 10-12-15 लाख के कितने करोड़ बन सकते थे। ये चीज़ सच है, ऐसा हो सकता था। लेकिन इसकी फ्लिप साइड भी है। अगर 67,000 जब ये चल रहा था और किसी ने आपको बताया कि यार ये तो लाख को टच करने लगा है, उस वक्त अगर आप पैसे डालते, उल्टा कर देखिए, उस वक्त अगर आप पैसे डालते और ठीक 6-8 महीनों में ये 67,000 से नोज डाइव होकर चला गया था $20,000, तो जिसको कहते हैं ना रातों रात रोड पे आ जाना, तो रातों रात आप तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के साथ रोड पे आ जाते। तो क्या सीखा कि ये इतनी स्पेकुलेटिव मार्केट है, ये इतनी रिस्की। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बड़ा बेसिक सबक है जो इन्वेस्टमेंट के फाइनेंस के स्टूडेंट्स बड़ा बेसिक से पहले दिन पढ़ते हैं, समझते हैं। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये रूल ऑफ गेम है और बड़ा पुराना है। इसमें रिस्क जितना हायर होता है रिटर्न उतना हायर होता है। जिस तरह आपने देखा 1 लाख का अगर 1.5 करोड़ बनने की इसमें सकत है, इसमें दम है, तो 1.5 करोड़ को रातों रात वापस 1 लाख में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन रहता है इसमें।
यही वो रीज़न है कि स्टेट बैंक इसको डिस्कस करता है। स्टेट बैंक का स्टांस है कि ये स्पेकुलेटिव है, हाईली रिस्की है, वोलेटाइल है, एंड अबव ऑल इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। अगर ये कल को कहीं प्रॉब्लम हुआ और ये बबल बस्ट हुआ, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? आप एज जनरल पब्लिक किधर जाएंगे? देखिए ना, आपने डॉलर लेकर रखे हैं अगर, तो डॉलर एक मुल्क ऑन करता है और वो उसकी क्लेम को इंडemnify करता है। क्रिप्टो करेंसी का ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आप रातों रात डूबने का पूरा पूरा इंतजाम कर रहे होंगे आप। इन शॉर्ट, यहां तक जो हमने सीखा, अब लास्ट बात, ये मेरी भाई ये कोई एडवाइस नहीं है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। डिस्पाइट ऑल ऑड्स, एक बात मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूं कि डिजिटल की जिस एरा में हम गुजर रहे हैं, फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो या ना हो, एक बात तय है कि क्रिप्टो करेंसी ने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दे दिया है, आपके मुल्क की, हमारे मुल्क की, यूएसए की, यूके की जो रेगुलेटेड करेंसीज हैं, ये डिजिटल जरूर हो जाएंगी। और यही ब्लॉकचेन का कंसेप्ट जिसको भी सारे क्रिप्टो करेंसीज को इम्प्लीमेंट करने में हिचकिचा रहे हैं, यही कंसेप्ट लगेगा और तमाम करेंसीज डिजिटली ऑपरेट होंगी। और एक बहुत बड़ा चांस मौजूद है कि आस्ता आस्ता एक कंट्री के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज का टू सम हाउ मॉडिफाइड वर्जन दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा होगा। और जिस तरह अभी हम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल और लीगली प्रिवेल कर रहा हो, इसकी पूरे चांस मौजूद हैं। लेकिन आज की डेट में हकीकत ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टेट बैंक ने इसको बैन किया हुआ और हमें रूल को अवॉइड करना चाहिए। और न सिर्फ अवॉइड करना चाहिए बल्कि ऐसी किसी एक्टिविटी में, चूँकि हाई रिस्की और हाईली वोलेटाइल है, इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें इसके बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, हमें दुनिया में क्या हो रहा है पूरा पता होना चाहिए, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं ये सारा हमें पता होना चाहिए, दुनिया किस तरफ जा रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। हम स्टैंड अलोन ज़ाहिर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी स्टेज पर लग रहा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बनाया हो कि हम भी ईजीली इसकी तरफ मूव करें। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पर्पज़ इस फिनवेस्ट टॉक की चैनल का सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की वो तमाम बातें जो एक स्ट्रीट का कॉमन मैन नहीं जानता, वहाँ से लेकर फाइनेंस की मीडियम स्टूडेंट तक और जो एडवांस लेवल की नॉलेज है, वो आप तक सादा आसान तरीके से इस तरह पहुँचे कि आपको लगे कि यार अच्छा ये बात कुछ इस तरह से थी जिसको मैं इरेलीवेंट समझ रहा था, इसकी ये रेलिवेंसी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये होगा कि हमें एक मोटिवेशन मिलेगी कि यार जो बात हम फाइनेंशियल लिटरेसी की आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही है और आपकी डे टू डे लाइफ में वैल्यू ऐड भी हो रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।